फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम विज्ञान सब्जेक्ट यानी जो आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान का सब्जेक्ट हो जाता है उसके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले की वीडियोस में पवन सीरीज के जितने भी आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं जैसे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस, अतिलघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। वैसे तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाती है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क, डार्विन, हुगो डी ब्रिज या टॉन्सले? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो डार्विन हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नए प्रकार की जीव उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1859 कब? तो 1859 में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1859 में एक पुस्तक जीव जाति का उद्भव ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की। क्वेश्चन आपका है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को या 23 सितंबर को या 11 जुलाई को या 1 दिसंबर को? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका द ऑप्शन यानी कि 1 दिसंबर हो जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 कब? तो 1988 से शुरू हुआ। एचआईवी एड्स के साथ रहने वाले लोगों के विश्वास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए और एचआईवी एड्स के कारण मरने वाले लोगों को स्मरण के लिए भी होता है। क्वेश्चन आपका है, विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, वोल्ट, सेकंड या एम्पियर? तो इसमें आपका हो जाता है एम्पियर हो जाता है। और इसमें जो आपका ऑप्शन दिए हैं कूलाम, वोल्ट, सेकंड, यानी देखिए इसमें जो आपकी जो सीरीज है उसमें आपका जो ऑप्शन आ है वो राइट माना गया है, लेकिन इसको भी हम समझ लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हो उसे एमीटर कहते हैं। और कूलाम चार्ज या आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? तो चार्ज या आवेश का मात्रक है। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ कौन है? निकिल, लोहा, कोबाल्ट या सोना? अब यहां पे आप लोग समझिएगा बहुत ही ध्यान से, जो निकिल है और लोहा है और कोबाल्ट है ये सब क्या हो जाते हैं? तो ये चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। और इसमें सोना जो है वो नहीं है, सोना यानी गोल्ड वो नहीं है। लेकिन यहां पे बा ऑप्शन को राइट माना गया है, लोहा, क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ है लोहा जब चुंबक के आकर्षण में आता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसे तो होता है। लेकिन जो निकिल और कोबाल्ट होते हैं ये भी चुंबक को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से तो 3 ऑप्शन राइट हो जाते हैं। लेकिन इसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें एक ही को तो राइट मानेंगे ना। और यहां पे होता नहीं है तो सोना राइट आंसर हो जाता। तो इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बा गलत है, लेकिन ये भी सही है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? Hg, Mg, Mn, Zn? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वो डोलोमाइट कहलाता है। तो इस तरह से इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका Mg यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश या कोई आवेश नहीं? तो इसमें जो आपका आ ऑप्शन हो जाता है यानी कि धन आवेश, यही राइट आंसर हो जाता है। धनावेश प्राप्त कर लेती है या धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित कर देता है और ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेगा। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है या धात्विकता बढ़ती जाती है? तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता समान रहती है। कैसी रहती है? तो समान रहती है। यहां पे समान का कोई ऑप्शन नहीं है। आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है, इस तरह से ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और धात्विकता बढ़ती जाती है, ये आपका ऑप्शन है। लेकिन समान ऑप्शन कहीं पर नहीं है। अब इसको और समझ लेते हैं। किसी विशेष समूह में सभी तत्वों का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, हालांकि किसी आवृत्त में बाएं से दाएं कौन क्या? तो बाएं से दाएं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं
की ओर बढ़ते समय संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो यहां पे धात्विकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन है, यह नहीं है कि यही सही है, ये आपका ऑप्शन सही है, लेकिन पूछने का ढंग अलग है यहां पे। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम। लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो प्लेटलेट्स, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। कैसी रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। अब इसमें क्या आप पूछ रहे हैं कि नहीं है, जो नहीं है वही सही है। इसमें 3 विधियां सही हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सबसे पहले इन विधियों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। तो बात किया जाए अगर रासायनिक विधियों में, देखिए जो निस्तापन यूज होता है, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, तो निस्तापन यूज होता है। निस्तापन सांद्रित गैस को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर या गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें नमी CO2, SO2 निकाल दिया जाता है। यही क्रिया निस्तापन कहलाती है। अब जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है अति लघु में कि निस्तापन की परिभाषा लिखें या निस्तापन किसे कहते हैं, तो आप ये लिख दे। बाकी सभी विधियों यानी फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसको भी समझ लेते हैं। तो अयस्क के सांद्रण में आती है। ये किस में आती है? तो अयस्क के सांद्रण में, अयस्क के सांद्रण में आती हैं। इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, इन्हीं को बारीक पीस लिया जाता है। अयस्क में मिट्टी, बालू, चूना सभी मिले रहती है, यानी जो अशुद्धियां होती हैं वो मिली रहती हैं। इन्हें अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, और अयस्क को अघात्री से अलग करके अयस्क में जो धातु की जो परसेंटेज बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को अयस्क कहते हैं। तो इस तरह से हो जाता है, और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका निस्तापन विधि, यानी यहां पे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तो जो निस्तापन विधि है वो सांद्रण विधि नहीं है, और फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ये क्या हो जाती है? ये सांद्रण विधि हो जाती है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो सही है वही आपका गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही इस तरह का पूछा गया है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखा कीजिए कि जो नहीं वाले क्वेश्चन है उस पर खास तौर से ध्यान से उसको पढ़ा कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व किया कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, या जीवोम बनता है, या खाद्य जाल बनता है। तो पारिस्थितिकी यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी। जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन फिर भी हम टिक कर देते हैं आपका बी ऑप्शन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। यानी कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। शुष्क शेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरान हो जाती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन, यानी कि कार्बन हो जाता है। यही आपका राइट है। एलिसा परीक्षण हिपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। तो जो एलिसा परीक्षण होता है तो एलिसा का प्रयोग सामान्य तौर पर HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए होता है। तो इस तरह से आपका जो एड्स यानी जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। गेलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक, लेड, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो गेलेना सीसा का अयस्क है ना, तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो लेड हो जाता है, यानी कि जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? पंखा, टॉर्च, टीवी या कूलर। तो पंखा हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है? अमीबा, युगलिना, वायरस या क्लेमाइडोस मोनास हो जाता है। तो इसमें समझ लेते हैं, इसमें आपका हो जाता है जो बा ऑप्शन, यानी कि पौधों एवं जंतुओं की बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? युगलीना, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन आपका हो जाता है चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। तो चुंबकीय पदार्थ आपका कौन हो जाता है? जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है या उस वस्तु को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वो हो जाता है आपका लोहा हो जाता है। और कौन कौन से हैं? तो निकिल, निकिल हो जाता है। और कौन सा हो जाता है? तो कोबाल्ट हो जाता है। इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? तो ये चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या अस्थि मज्जा में। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो अस्थि मज्जा हो जाता है, यानी कि जो द ऑप्शन आपका हो जाता है वो राइट है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम या चांदी। तो इसमें आपका टंगस्टन जो हो जाता है वो राइट आंसर है। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो फिलामेंट। यह एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली एक मिश्र धातु है। ये कैसी धातु है? तो मिश्र, मिश्र मतलब मिली हुई, कई धातुओं से मिली हुई, यानी मिश्र धातु हो जाती है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? जिंक का, लोहे का, कॉपर का या सिल्वर का। तो ये हेमेटाइट जो है वो लोहे का हो जाता है और हेमेटाइट Fe2O3 क्या होता है? तो यहां पे ये भी याद रखिएगा आप लोग, हेमेटाइट यानी Fe2O3 हो जाता है। विद्युत धारा का मात्रक मीटर, सेकेंड, एम्पियर या कोई नहीं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाता है वो एम्पियर हो जाता है। सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। मिश्र धातु है, अब इसको समझ लेते हैं। मिश्र धातु, अब मिश्र धातु कहते किसको हैं? मिश्र धातु वो वस्तु है जिसमें धातु के सब गुण होते हैं। इनमें दो या दो से अधिक धातुएं या अधातुएं और धातुएं होती हैं जो पिघली हुई दशा में एक दूसरे से पूर्ण रूप से होती हैं। ठीक है ना? क्या होती हैं? तो पूर्ण रूप से घुली हुई होती हैं। शुरू में मिश्र धातु का अधिकतम उपयोग सिक्कों और आभूषणों के बनाने में होता था, है ना? तो शुरू में किसका होता था? तो आभूषण और सिक्कों को बनाने में किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। तो इसमें जो आपका पीतल हो जाता है ये किसका है? तो तांबे और जस्ते के सहयोग से बनती है। जो पीतल बनती है किसके सहयोग से बनती है? तो तांबे और जस्ते के सहयोग से बनती है। और यहां पे पूछा क्या गया है कि मिश्र धातु, तो इस अकॉर्डिंग आपका पीतल भी हो जाता है, तांबा भी हो जाता है, क्योंकि ये देखिए सोना, चांदी, सीसा और जस्ता के साथ तो मिश्रित पाया जाता है। तांबा किसके साथ मिश्रित पाया जाता है? तो सोना, चांदी, सीसा और जस्ता के साथ मिश्रित पाया जाता है। इसलिए आपका जो बा ऑप्शन है ये राइट है। और मिश्र धातु आपकी ये किससे किससे बना है? जो पीतल है तो तांबे और जस्ते के संयोग से बना है। भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि गरीबी, अज्ञानता और गंदा रहन सहन ये सब एनीमिया रोग के कारण हो जाते हैं। इस तरह से ये जितने सभी हैं ये सभी आपके राइट हो जाते हैं। उत्परिवर्तन का कारण है, अब यहां पे उत्परिवर्तन के कारण को जान लेते हैं। जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। तो इसमें उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन, तो आ ऑप्शन आपका राइट है। तृतीय उपभोक्ता, अब तृतीय उपभोक्ता कहते किसको है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। जैसे आपके जो पेड़ पौधे हैं, हरी घास है, तो वो क्या है? वो उत्पादक है। पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है, जो भोजन अपना किससे बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो स्वयं बना लेते हैं। उसके बाद जैसे खरगोश हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, तो इन पेड़ पौधों को, घास को खाती हैं। उसके बाद ये जो खरगोश हो जाते हैं इनको कौन खाता है? तो पहले जो आपका उत्पादक, तो पेड़ पौधे ये हो गया उत्पादक। यहां पे उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है, तो जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो इन जीव जंतुओं को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। फिर इन छोटे जीव जंतुओं को जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। यहां पे तृतीय उपभोक्ता की बात हो रही है, तो बाज क्या है? वो तृतीय उपभोक्ता तो होता है, क्योंकि देखिए उत्पादक को प्रथम उपभोक्ता खाता है, प्रथम उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है और इस द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। तो इस तरह से यहां पे बाज भी हो जाता है और सांप भी हो जाता है, लेकिन इसमें सा ऑप्शन सांप माना गया है। ठीक है ना? लेकिन जहां पे इस तरह का जैसे कंफ्यूजन वाला हो तो आप उसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से है, हो जाता है। तो यानी कि इसमें सा माना गया है और आपका दा भी राइट है। उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। तो उपधातु कौन है? उपधातु आपका हो जाता है, देखिए यहां पे समझ लेते हैं, आर्सेनिक में धातु के गुण अधिक और धातु के यानी जो अधातु के गुण अधिक होते हैं और धातु के गुण कम विद्यमान रहते हैं। इस धातु को किसमें रखा गया? तो उपधातु की श्रेणी में रखा गया, यानी आपका जो आंसर राइट हो जाता है वो आर्सेनिक हो जाता है। आर्सेनिक राइट आंसर है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। डार्विन, जीन बेबिस्टिक, लेमार्क, हुगो डी ब्रिज या इनमें से कोई नहीं।
बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जीन बेबिस्टिक लेमार्क। उपार्जित लक्षणों का पहला सिद्धांत लेमार्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैसें मिलती हैं। कौन कौन सी हो जाती है? तो आपकी हीलियम हो जाती है। क्या हो जाता है? तो हीलियम पहली हो जाती है, जिसको He और नियोन हो जाती है। 6 गैसें हैं ना, तो नियोन हो जाती है Ne। आर्गन Ar, क्रिप्टॉन हो जाती है Kr, और जीनोन हो जाती है आपकी, जीनोन हो जाती है Xe, और रेडॉन हो जाती है आपकी, रेडॉन है यहाँ पे Rn। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर आपका रेडॉन हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन राइट है। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ये आंसर आपका राइट हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आपका क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? ZnAUHG या Fe? तो सिनेबार पारे का एक अयस्क है, यानी Hg। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इनमें से विषाणु जनित रोग नहीं है। अब यहां पे क्या है? जो नहीं है वही सही है। तो पोलियो है आपका, एड्स है, हैजा है, लेकिन हैजा का देखिए नाम क्या है? विब्रियो कॉलोरी बैक्टीरिया, ये इसके कारण फैलता है। और कोरोना जो है वो नहीं है, इसलिए यही सही है, यही राइट आंसर आपका हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है, लेकांशीय सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल या सीसा संचालक सेल। तो सीसा संचालक सेल जो आपकी दा ऑप्शन हो जाता है, वही आपका राइट हो जाता है। रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो 4.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। डार्विनवाद संबंधित है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, या योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका देखिए आ राइट है, या बा, या सा, या दा आपका हो जाता है। कौन सा राइट हो जाता है? तो इसमें आपका जो आ है, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये आंसर आपका राइट हो जाता है। लेमार्क का कहना है कि एक जीव अपनी संतान की उन शारीरिक विशेषताओं को पार कर सकता है जिन्हें मूल जीव में अपने जीवन काल में उपयोग या अनुपयोग के दौरान हासिल किया था। इस विचार को उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति भी कहा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आ ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। ऊर्जा का मात्रक है एम्पियर, न्यूटन, जूल या सभी। तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल हो जाता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक कैसी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो एसआई मात्रक जूल हो जाता है। कार्य का सही सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, या कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा, या सभी। तो इसमें आपका जो आंसर राइट हो जाता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, ऊर्जा, संवेग, आवेग। तो क्या कहते हैं किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को? तो इसमें आपका ऊर्जा हो जाता है। एकांक आवेश समय किसका सूत्र है? तो विद्युत धारा का, स्थितिज ऊर्जा का, संवेग का, या बल का। तो विद्युत धारा का हो जाता है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पेट्रोल, सूर्य, डीजल, केरोसिन। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। यह सूर्य हो जाता है, जिसकी जो ऊर्जा हमें मुफ्त में मिलती है, कुछ भी हमें पे नहीं करना रहता है। और निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जो जल में, एक ट्रिक हमने आप लोगों को बताई थी, बस, यानी बस जो है वो क्या होती है? वो जल में डूब गई। तो इस तरह से बीसी आपका हो जाता है, ये जल में घुलनशील है। और जो वसा में घुलनशील है वो कीड़ा हो जाता है, KEDA, कीड़ा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बस जल में घुलनशील है और कीड़ा किसमें है? तो वसा में घुलनशील हो जाता है। अब यहां पे वही क्वेश्चन फिर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन आपका कीड़ा, देखिए कीड़ा किसमें? KEDA, कीड़ा, यानी ADKE ऑप्शन आपका हो जाता है। तो यही आपका राइट हो जाता है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। स्क्रिवी रोग की पहचान, मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर क्षीणता, या कोई नहीं। तो मसूड़ों से रक्तस्राव,
ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से होता है। केलेमाइन का रासायनिक सूत्र है ZnS, ZnO, ZnCO3 या Fe2O3 हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ZnCO3 हो जाता है। इस तरह से आप लोगों की ये जो सीरीज है यानी कि आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ही कम बचा है और आप लोगों को तैयारी अच्छी से करनी है और अच्छा परसेंटेज लाना है। सो आप लोग तैयारी में लग जाए। थैंक यू।